नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहली बार दुनिया भर में एक साल में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ी है। ये डेटा यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट सर्विस ने बताया है। विश्व के नेताओं ने 2015 में वादा किया था कि दीर्घकालिक तापमान वृद्धि को 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश रहेगी। ये जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर को कम करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। ये पहला साल है जब तापमान वृद्धि ने ऐतिहासिक पेरिस समझौते के तय तापमान 2 डिग्री सेल्सियस को तो पार नहीं किया, लेकिन ये चिंता बड़ी हो चुकी है कि लंबे समय में ये सीमा पार हो सकती है। ज्ञानवापी मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। सपा चीफ अखिलेश यादव आज वाराणसी पहुंचे। यहां पर ज्ञानवापी वर्जित मामले पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम सब संविधान से बने हैं, लेकिन सरकार चालाकी करती है। सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या हम किसी का अधिकार छीन सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि कोर्ट से कोई भी फैसला आने के बाद हम किसी के अधिकार छीन नहीं सकते हैं। संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट आने वाले टाइम में न्याय करेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बेहद आक्रामक हमला किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में तेली जाति में पैदा हुए थे। उनके समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री सामान्य जाति में पैदा हुए, लेकिन वो पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है कैसे मैं जानता हूँ? मुझे जन्म प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा सांसदों की विदाई के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में उन्होंने अपने मूल्यवान विचारों और नेता के रूप में, प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो बोले, वैचारिक मतभेद कभी बहस में छींटाकशी वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे में उन्होंने जिस तरह से सदन और देश का मार्गदर्शन किया, जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तब मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी। बीते साल राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विस बिल पेश हुआ था तो वोटिंग के दौरान मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोटिंग में शामिल होने सदन पहुंचे थे। इस वाकये को याद करते हुए पीएम मोदी बोले, मुझे याद है उस सदन के अंदर एक वोटिंग का अवसर था। पता था कि विजय सत्ता पक्ष की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, इसका वो उदाहरण है, प्रेरक उदाहरण है। कभी कमेटी के चुनाव हुए तो वो व्हीलचेयर पर वोट देने आए। पीएम मोदी कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि वो किसका ताकत देने के लिए आए, मैं ये मानता हूँ कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए। इसलिए मैं आज विशेष रूप से उनकी दीर्घायु के लिए सबकी ओर से प्रार्थना करता हूँ, वो हमें प्रेरणा देते रहें। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्यसभा के 68 सदस्य फरवरी से मई के बीच में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली आ रहे किसानों को नोएडा बॉर्डर के पास गुरुवार दोपहर रोका गया। सैकड़ों किसानों को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास रोका गया है। ये किसान दिसंबर 2023 से जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए नोएडा एक्सप्रेस वे बंद कर दिया गया। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है, ट्रैफिक को दूसरे रूट्स पर डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। पुलिस किसानों से बातचीत कर रही है ताकि वो अपने प्रदर्शन को रोक दें। इस विरोध प्रदर्शन से पहले जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के मंत्रियों और विधायकों ने भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ गुरुवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार केरल का वित्तीय गला घोंट रही है। इसी तरह का विरोध ऐसे ही मुद्दों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के नेतृत्व में बुधवार को दिल्ली में हुआ था। जंतर मंतर पर सभा को संबोधित करते हुए विजयन ने कहा, हम टैक्स ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ आए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विपक्षी दल के नेताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और दोहराया कि केंद्र सरकार ने राज्यों की राय पूछे बिना निर्णय लिए हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद भी राज्य में दोनों दलों की लोकसभा सीटों पर गिरावट होने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दलों को मामूली फायदा होता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे और सी वोटर के द्वारा बिहार की जनता के मूड को जानने के लिए एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को 40 में से 32 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन के घटक दलों लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और वामपंथी दलों की सीटों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इनके 8 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे के सर्वे में लगभग 35,801 लोगों ने सर्वे किया था। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को इस बार 22 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी 19 सीटें जीतकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकती है। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और वाम पार्टियों को फिर से कोई सीट मिलने के आसार नहीं है। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिल्ली के अंदर एक बार फिर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत सकती है। वहीं वोट शेयर की बात की जाए तो इसमें आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। बीजेपी को 56% से ज्यादा वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 22% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 18% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 में से 25 सीटों पर परचम लहरा रही है। इसके अलावा इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बम्पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी को 10 सीट मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद हिमाचल में पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हो जाएं, तो महाविकास आघाड़ी बीजेपी, शिंदे और अजित पवार गुट पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। मूड ऑफ द नेशन पर विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां बीजेपी गठबंधन को 40.5% वोट शेयर मिल रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 44.5% वोट मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 12, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को और एनसीपी शरद पवार गुट को 14 सीटें मिल रही हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में आंध्र प्रदेश को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश में अगर अभी वोटिंग हो जाए तो लोकसभा की 25 में से 17 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को मिल सकती हैं, जबकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी को खाली हाथ बैठना पड़ सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन में बताया गया है कि यूपी में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 49% से बढ़कर 52 के पार पहुंच सकता है, जिसमें बीजेपी को 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार फिर 0 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल जो कि एनडीए में शामिल है, उसे भी 2 सीटें मिल रही हैं। आज तक ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 35 से 38 हजार लोगों से बात की है। मूड ऑफ द नेशन में सामने आया है कि उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी का वोट शेयर 58.6% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस 0 पर सिमटती हुई दिख रही है। उसका वोट शेयर करीब 32% दिखाई दे रहा है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ अगर चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 27.2% पहुँच गया है। पिछले चुनाव में जहाँ आपको 1 सीट मिली थी, वो बढ़कर 5 सीट पर पहुँच गई हैं। वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 2 सीटें और अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है। मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी ने उत्तर भारत में जबरदस्त जीत हासिल की है, वहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटों में कमी आई है। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं
जहां एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि लेफ्ट गठबंधन 2 सीटों पर सिमट सकता है। तमिलनाडु में डीएमके को 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जयंत सिंह के बीच बातचीत चल रही है। ऐसी चर्चा के बीच अब आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी के साथ पार्टी नेतृत्व की बात चल रही है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि चुनावी साल है, कई पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए आ रही हैं। बीजेपी ने पिछली बार भी गठबंधन का ऑफर दिया था, इस बार भी ऑफर आ रहे हैं। वो 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। हम तय करेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी जो जनता और किसानों के हित में हो, हमारी मांग मानेगी, हम उनके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 सालों पर ब्लैक पेपर जारी किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और बीते 10 साल में उसने 411 विधायक अपने साथ कर लिए हैं। उन्होंने मीडिया से गुरुवार को कहा कि बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पर परेशान करके दबाव बनाकर उनसे चुनाव में पैसे लेती है। ये पैसा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लिया जा रहा है। 411 विधायकों को बीजेपी ने बीते 10 साल में अपने साथ शामिल किया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, इन लोगों ने कैसे सरकार गिराई, ये सब आप जानते हैं। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करना उनका काम है और जो नेता बोलते हैं उसे डराया जाता है। मैंने मोदी जी के भाषण के बाद सदन में बोला तो उसके बाद मुझे गालियों वाले फोन आने लगे। हमने इस मामले में केस दर्ज कराया है। इससे पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं। बात यह है कि बहस से हमें प्रभावित करने की कोशिश करिए, डरा धमका कर तो कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर प्रबंधन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है। ये मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के BAPS एक्ट का है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी इसी संप्रदाय का है। स्वामीनारायण संप्रदाय के विदेशों में दर्जनों मंदिर हैं। साल 2018 में पीएम मोदी ने ही अबू धाबी में इस मंदिर का शिलान्यास किया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रस्तावित सीज फायर पर हमास की शर्तों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि कुछ महीनों में ही गजा पर पूरी तरह जीत संभव है। नेतन्याहू ने इजरायल समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव के जवाब में हमास की कई मांगों को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमास के साथ बातचीत किसी और आगे नहीं बढ़ रही है और समूह जो मांग रख रहा है वो अजीबोगरीब है। बुधवार को नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गजा पर पूरी तरह जीत के अलावा इसका कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं है। अगर हमास गजा में बचा रहता है तो अगला जनसंहार कभी भी हो सकता है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी समी अबू जोहरी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि नेतन्याहू की टिप्पणी राजनीतिक घमंड का एक रूप है और दिखाती है कि वो क्षेत्र में संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।